प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड देखा हमने लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए ऑडिबल साउंड और व्हाट इज ए सोनिक साउंड। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई साउंड जो है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है उसको। लेस देन 20 हर्ट्ज जिसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, 20 to 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल साउंड, और मोर देन 20,000 हर्ट्ज जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में देखा, अब हम देखते हैं ऑडिबल साउंड या तो सोनिक साउंड। डेफिनेशन वाइज इट इज ए साउंड विच कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस। फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, वो ऑडिबल रेंज है। ग्राफिकली ये जो रेंज है ऑडिबल रेंज है। फिर इसके आगे ये जो रेंज आती है अल्ट्रासोनिक होती है। फिर 10 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आ जाती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन में काम में आती है। सो ऑडिबल साउंड के बारे में क्लियरली पता है, ह्यूमंस यूज इट फॉर कन्वर्सेशन, राइट। व्हाटएवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस फॉल्स विद इन दिस रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। जनरली अगर मेल की बात करें तो मेल की आवाज जो होगी इसमें लो फ्रीक्वेंसी के साइड पे होगी, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई मेल की आवाज एकदम अच्छा खासा जैसे मेरे जैसा, तो लो फ्रीक्वेंसी के साइड पे होगी। लो फ्रीक्वेंसी यानी कह सकते हो कि भाई 1000 हर्ट्ज या 2000 हर्ट्ज इसके आसपास में आवाज रहती है, या 5000 तक भी कह सकते हो। और कन्वर्सली अगर हम फीमेल की आवाज देखें तो फीमेल की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी के साइड पे होती है। हाई फ्रीक्वेंसी के साइड यानी 15,000 कह सकते हो, 12,000 कह सकते हो, राइट। फीमेल सिंगर्स होती है तो उनकी आवाज और भी ज्यादा, लेट्स से 17,000 या 18,000 हर्ट्ज तक जाती है। सो जितनी पतली आवाज होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी मोटी आवाज जाड़ी आवाज होगी उतनी ही लो फ्रीक्वेंसी होगी। और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज 20 हर्ट्ज है, राइट। ये तो हमारी सुनने की क्षमता है, लेकिन बोलने की क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। किसी का आवाज बहुत ही मोटा होता है, ऐसा बोलते हैं उनको, तो वो और भी ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। सो 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज के आसपास मेल की आवाज होती है। फीमेल की आवाज 15, 12, 11, 10 ऐसी फ्रीक्वेंसीज में रहती है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए अल्ट्रासोनिक साउंड। ये तीसरी कैटेगरी है कि भाई अल्ट्रासोनिक साउंड 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के जो साउंड है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये भी हम नहीं सुन सकते, पर ये कैसा इफेक्ट देगा, जैसा हमने देखा कि भाई इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन टाइप का इफेक्ट देता है। इंफ्रासोनिक साउंड अगर एक्सपीरियंस करना है तो डीजे के स्पीकर के एकदम पास में खड़े रह जाइए, आपको जो वाइब्रेशंस फील होंगे बॉडी पे, राइट, वो एग्जैक्टली आपको इंफ्रासोनिक साउंड जैसे फील होंगे, इंफ्रासोनिक साउंड जैसा फील देंगे। सो अल्ट्रासोनिक साउंड कैसा इफेक्ट देता है हमको, कैसा हमारे कानों को फील होगा। तो किचन में से एक स्टील की प्लेट ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए और जोर जोर से टन 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 बजाना शुरू कर दीजिए। वो जो पतली सी आवाज होती है, जो कि कुछ देर के बाद में तो घर का कोई ना कोई मेंबर बोलेगा ही बोलेगा कि भाई पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है कुछ ऐसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। काफी पतली आवाज होती है, कानों में चुभती है, काफी देर तक अगर हम सुनते रहे 1 मिनट 2 मिनट तो इरिटेट हो जाते हैं, राइट, सर दर्द होने लगता है। तो कंपेयर टू इंफ्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड ज्यादा पेनफुल है, राइट। जैसे ये कहते हैं ना कि फेस्टिवल्स वगैरह में डीजे सिस्टम स्पीकर्स वगैरह बजते हैं तो घर के अंदर रूम में भी वाइब्रेशन फील होता है, तो वो इंफ्रासोनिक वेव्स की वजह से होता है। पतली आवाजें होती है, वो खंजरी बजती है, मंजीरे बजते हैं, तो वो सारी पतली आवाजें अल्ट्रासोनिक की साइड जाती है, मोटी आवाजें इंफ्रासोनिक के साइड जाती है। सो अल्ट्रासोनिक साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज वी कॉल इट एज ए अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड को देखें तो ये रहा 20 से 20,000 के बीच में, ये तो हमारी ऑडिबल रेंज हो गई। और 20,000 हर्ट्ज से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये सारी अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया। अल्ट्रासोनिक साउंड फिश फाइंडिंग मशीन्स, शिप वगैरह में यूज होते हैं कि भाई शिप घूमती रहती है समुद्र में, नीचे मछलियां है कि नहीं, तो फिश फाइंडिंग मशीन्स में यूज होता है। बैट्स यूज करते हैं, इको लोकेशन कहते हैं उसको। बैट्स आवाज निकालते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड सामने जाती है, टकरा के वापिस आती है, बैट्स के दिमाग में प्रोसेस होता है और उन्हें पता चल जाता है कि भाई सामने क्या है,
रास्ता है, पेड़ है, या कोई इंसेक्ट है जिसको वो पकड़ने जा सकता है। रात में घूमने वाले एनिमल्स है, उनकी नज़रें कमज़ोर होती है लेकिन उनकी सुनने की कैपेसिटी बहुत ही ज़ोरदार होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होता है। डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, मेटल्स, कुछ प्लैटिनम, गोल्ड, उनका कटिंग पॉलिशिंग में भी अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है। सो लेट्स सी इन डिटेल मोर अबाउट अल्ट्रासोनिक साउंड। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड के कुछ यूजेस है जो कि काफी डिटेल्स में है आईसीएसई के सिलेबस में, तो वो हम देखते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड के दो यूजेस है, एक तो इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज होता है, और फिर जानवर किस तरह से यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड के अंदर सबसे पहला वाला है होमोजिनाइजिंग मिल्क। क्या होता है होमोजिनाइजिंग मिल्क? मिल्क का पैकेट लेकर उस पर देखिए ऐसा लिखा हुआ होगा कि पैस्चराइज्ड, होमोजिनाइज्ड, टोन्ड मिल्क। ये तीन खासियतें होती है जो पैक्ड मिल्क होता है उसके अंदर, ये तीन खासियतें होती है। पैस्चराइज्ड यानी उसको गर्म करते हैं जोरदार ताकि बैक्टीरिया मर जाए, राइट। होमोजिनाइजेशन क्या है? होमोजिनाइजेशन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं। ऐसा अल्ट्रासोनिक का मशीन होता है। तो क्या होती है होमोजिनाइजिंग की प्रोसेस? रॉ मिल्क जो जानवर में से मिलता है उसके जो फैट पार्टिकल्स होते हैं काफी बड़े साइज के होते हैं। अब ये बड़े साइज के फैट पार्टिकल्स हम इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लीवर को काफी स्ट्रेस पहुंचता है, पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो ये फैट पार्टिकल्स पेट दर्द दे सकता है। तो ऐसा जो रॉ मिल्क है उसको होमोजिनाइजिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, राइट। ये जो डेयरीज होती है वो डेयरीज में रॉ मिल्क कंटेनर्स में भर के अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से एक्सपोज करते हैं, जिस वजह से जो फैट पार्टिकल्स है काफी छोटे छोटे पीसीस में टूट जाते हैं, और फिर ये वाला मिल्क ह्यूमंस को डाइजेस्ट करने में आसान रहता है, खास करके छोटे बच्चों में। हावेवर जो लोग गांव में रहते हैं पहले से ही ऐसा रॉ मिल्क कंज्यूम किया हुआ है, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, वो हैबिचुएटेड है ऐसा फैट डाइजेस्ट करने के लिए। बट खास करके जो पहले से ही सिटीज में रहते हैं और पैक्ड मिल्क कंज्यूम करते हैं, और अगर बाय चांस तुम ऐसा रॉ मिल्क पी लो तो काफी चांसेस है कि तुम्हें पेट दर्द होगा, लीवर का डिसीज यानी कि पीलिया, इंग्लिश में कहो तो जॉन्डिस हो सकता है। तो होमोजिनाइजेशन का मतलब यही है, लार्जर फैट पार्टिकल्स को स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड से एक्सपोज करते हैं। सो होमोजिनाइजिंग मिल्क को अगर कंसाइज फॉर्म में लिखना चाहो तो इट इज एक्सपोजिंग रॉ मिल्क टू ultrasonic vibrations so that large fat particles break down to smaller fat particles, hence easy to digest. So ये खासियत आ जाती है होमोजेनाइजिंग मिल्क। वेल्डिंग मेटल्स लाइक टंगस्टन, अल्ट्रासोनिक साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, बट काफी छोटी और बहुत स्पीड में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। इंफ्रासोनिक साउंड भी हमारे बॉडी में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, बट वो लंबी वेवलेंथ वाली वाइब्रेशंस होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है वो छोटी वेवलेंथ वाली वाइब्रेशंस होती है, जैसे कि छोटी छोटी ऐसा ऐसा जैसे हम नीडल ऐसे हाथ पे चुभाते रहे तो जो फील होता है उस तरह की फील आती है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से। सो वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज होता है। ये दो पीसीस है जिन्हें वेल्ड करना है, राइट, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करने वाला मशीन है। अल्ट्रासोनिक साउंड ये क्लैम्प के थ्रू पास होता है। ये दोनों पीस एक दूसरे के साथ में ऐसा अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, राइट, और अल्टीमेटली फिर फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो मेटल के पीसेस चिपक जाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड तुमने
कभी फ्रैक्चर हुआ हो और प्लास्टर को कट होते हुए देखा हो, तो वो कटिंग की भी जो ब्लेड होती है ना, वो गोल गोल नहीं घूमती है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है और उस प्लास्टर को कट करती है। आवाज हमें नहीं सुनाई देती, एकदम छोटी सी, जैसा कि मैंने कहा थाली को चम्मच से मारो तो कुछ उस तरह की पतली आवाज सुनाई देती है। तो वो जो प्लास्टर होता है फ्रैक्चर के वक्त, उसको कट करने में भी जो मशीन यूज होता है, दैट इज ए अल्ट्रासोनिक मशीन, राइट। वो गोल गोल नहीं घूमता है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी डिश वॉशिंग मशीन्स बनाने के भी काम में आती है, राइट। जो गंदी प्लेट्स होती है, खास करके 5 स्टार रेस्टोरेंट्स या काफ़ी बड़े जमावड़े में जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और प्लेट्स को धोना और रिप्लेस करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, तो वहाँ पर डिश वॉशिंग मशीन्स यूज़ करते हैं। आजकल घरों में भी यूज़ होती है, छोटी साइज में मिलती है। तो डिश वॉशिंग मशीन्स में जो भी गंदी प्लेट्स थे उसको ऐसे बोर्ड होता है उस पर जमा देते हैं, बोर्ड को बंद करते हैं। पहले फ्रेश वाटर का शावर होता है, तो जो भी डर्ट निकल सकता है निकल जाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर फोम का स्प्रे होता है, सोप के फोम का स्प्रे, वो स्प्रे अच्छे से फैल जाता है डिशेस के ऊपर। फिर तीसरे स्टेप में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, जिससे कि वो फोम इस डिशेस के साथ में रगड़ना शुरू होता है। अल्टीमेटली जो भी डर्ट बच गया था उसको फाइनली फोर्थ स्टेप में फ्रेश वाटर स्प्रे से निकाल देते हैं। काफ़ी हाइजीनिक तरीका माना जाता है डिश वॉश करने का, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो काफ़ी अच्छे से सफाई होती है डिशेस वगैरह की। सो जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन के भी जो अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, कपड़े भीगते हैं, फिर वो गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहता है, फिर पानी निकालने के लिए बहुत स्पीड में घूमता है, वैसे इसके अंदर भी वैसे ही स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 में फ्रेश वाटर का स्प्रे, ताकि जो भी निकल सकता हो गंदगी सारी निकल जाए। स्टेप नंबर 2 में सोप वाटर के फोम का स्प्रे। स्टेप नंबर 3 में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, जिसकी वजह से वो फोम प्लेट्स के ऊपर रगड़ेगा। और फिर स्टेप नंबर 4 में अगेन फ्रेश वाटर का स्प्रे, सो दैट डिशेस कंप्लीटली क्लीन हो जाए। और शायद स्टेप नंबर 5 में थोड़ा हॉट एयर का स्प्रे, ताकि डिशेस सूख भी जाए। आगे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के इंडस्ट्रियल यूज देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूजेस में सबसे पहला वाला है, 4th नंबर वाला है, डिसिपेटिंग फॉग ऑन द रनवे। तो रनवे देखने में मुश्किल होती है पायलट्स को, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सके वैसी मशीन्स लगी रहती है। जब एरोप्लेन लैंड करने वाला होता है तो जस्ट उससे पहले अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है इन मशीन्स में से। और ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करता है, ये जो कोहरा है इसको जमा कर पानी के फॉर्म में नीचे ले देता है, तो इतना एरिया ये फॉग से क्लियर हो जाता है, अल्टीमेटली फैसिलिटेटिंग द लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन। आइडेंटिफाइंग द फ्लॉ इन द मेटल्स, मेटल की प्लेट्स होती है उसमें कोई खराबी है तो अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड दूसरी तरफ जो रिसीव होता है उसके प्रोसेस करने के बाद ये पता लग जाता है कि भाई जो भी मेटल की प्लेट थी उसमें कुछ डिफेक्ट था या नहीं था। जनरली जो बड़े ब्रिजेस बनते हैं या शिप वगैरह बनती है तो उसका मेटल बहुत परफेक्ट हो ये ज़रूरी है, तो ऐसा अल्ट्रासोनिक साउंड से चेक करते हैं, राइट। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू पास थ्रू द मेटल, they are received on the other side, the received signals are processed, right, and on the basis of processing वो computerized processing से पता चल जाता है कि भाई अंदर कुछ क्रैक या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गया है क्या। फिर इन कैलकुलेटिंग द डेप्थ ऑफ द सी, शिप वगैरह में लगा रहता है अल्ट्रासोनिक साउंड, नीचे भेजते हैं, बॉटम से टकरा के ये अल्ट्रासोनिक साउंड वापिस आता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है या डिटेक्ट करता है, राइट। और फिर कंप्यूटर्स मैकेनिज्म से उन्हें पता चल जाता है कि भाई साउंड को जाकर वापिस आने में जो वक्त लगा, साउंड की स्पीड, उसके बेसिस पे वो ये डेप्थ पता कर लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड में है इसका काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि भाई ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। अभी 9th में तो नहीं है तो मैं कैलकुलेशंस डिस्कस नहीं कर रहा, 10th स्टैंडर्ड का साउंड जब डिस्कस करेंगे तब मैं वो कैलकुलेशंस भी बताऊंगा।
सो इन कैलकुलेटिंग द डेप्थ ऑफ द सी, राइट, अल्ट्रासोनिक जो सोर्स होता है उसको टेक्निकली ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड नीचे भेजते हैं, वापस रिसीव होता है डिटेक्टर के थ्रू, और प्रोसेस से उनको पता चल जाता है कि भाई बॉटम ऑफ द सी कितना नीचे है। इस प्रोसेस को सोनार भी कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार। जैसा कि मैंने कहा ये 10th में ज्यादा डिटेल में है। इंडस्ट्रियल यूज में आगे है 7th नंबर वाला, इन ब्रेकिंग द किडनी स्टोन्स, राइट। अगर किडनी के स्टोन्स को सबसे आसान तरीके से ब्रेक किया जा सके तो वो तरीका है अल्ट्रासोनिक साउंड से। स्टोन्स ब्रेक हो जाएंगे और फिर बाद में यूरिन के साथ साथ धीरे धीरे निकल जाएंगे, और वो डिपेंड करता है कैसे किडनी स्टोन्स है। फिर अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट, सोनोग्राफी कहते हैं हम। मोस्टली लोगों ने सुना ही होगा और शायद काफ़ी सारे लोग इस प्रोसेस से गुजरे भी होंगे, राइट। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से ऐसे बॉडी के पार्ट्स पे वो मशीन घुमाते हैं तो अंदर के ऑर्गन्स का पता चलता है कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। स्पेशली प्रेगनेंसी के वक्त जो बेबी होता है पेट के अंदर, उसकी कंडीशंस जानने के लिए सोनोग्राफी बहुत फ्रीक्वेंटली करवाते हैं डॉक्टर्स। फिर यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड बाय एनिमल्स, तो अल्ट्रासोनिक साउंड इंडस्ट्रियल यूज के साथ साथ एनिमल्स भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। गैल्टन्स विजल एक स्पेशल विजल है जो कि काफी पतली आवाज निकाल सकती है। जो आवाज हमारी रेगुलर विजल से निकलती है उससे तो काफी ज्यादा पतली आवाज गैल्टन्स विजल से निकलती है। हम शायद ना सुन पाए लेकिन कुत्ते सुन पाते हैं। तो नॉट ओनली डॉग्स बट कोई भी पेट एनिमल ले लो तो उसके ट्रेनिंग में जो ट्रेनर्स होते हैं गैल्टन्स विजल यूज करते हैं। गैल्टन्स विजल अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, और उस आवाज के बेसिस पे जानवरों को ट्रेन किया जाता है कि कहीं बैठ जाना है, किसी का पीछा करना है, या सिक्योरिटी मोड में आ जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैट्स यूज करते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए, राइट। बैट्स नॉक्चर्नल एनिमल्स, रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं। तो रात के टाइम पे जब ये बैट्स निकलते हैं तो वो अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? तो बैट्स जैसे ही उड़ता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड सामने वाले ऑब्स्टेकल को टकरा के वापिस आता है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि भाई सामने क्या है, राइट। ये कोई सपोज इंसेक्ट है तो उसको पता चल जाता है कि भी आगे मेरा खाना है। इंसेक्ट है तो उसको पता चल जाता है कि आगे मेरा खाना है, आगे ऐसा पेड़ है, तो वो सीधा उड़ के इसको पकड़ लेगा। सो बैट्स नेचुरली उनको ये खासियत मिली हुई है कि भाई वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सके, राइट, और उसको रिसीव कर सके, प्रोसेस कर सके। हम नहीं सुन सकते, हम नहीं प्रोसेस कर सकते। ये जो नाइट रात के जानवर होते हैं जनरली अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करना, प्रोड्यूस करना नेचुरली गॉड गिफ्ट होता है उनके पास। डॉल्फिन्स यूज करती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। डॉल्फिन्स जनरली ग्रुप में शिकार करती है, तो जो छोटी मछलियों का झुंड होता है उस झुंड को तोड़ने के लिए या उस झुंड को कंफ्यूज करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करता है। इसी पे से एक और इंडस्ट्रियल यूज मुझे याद आया कि भाई वो वॉरफेयर एक्टिविटीज में भी यूज होता है। क्या कहते हैं उसको? डिप्रेशन इन एनिमी रैंक। डिप्रेशन इन एनिमी रैंक यानी ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है ना, कानों को बहुत प्लीजिंग नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा कि भी प्लेट लेके चम्मच से मारना शुरू कर दो, अब ये तो सुनाई दे रहा है हमको, तो हम कहेंगे कि भाई बंद कर दो, काफी हो गया, सर दर्द हो गया, अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते। बट जो प्योरली अल्ट्रासोनिक साउंड है 20,000 के ऊपर वाला, 40,000 50,000 वाला, अब ये साउंड तो हम सुन भी नहीं पाते हैं। वो सीधा कान से अंदर जाके ब्रेन को इफेक्ट करता है और डिप्रेस कर देता है। तो सामने दुश्मन बैठा हुआ है तो अल्ट्रासोनिक साउंड वाले मशीन स्टार्ट कर दे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई उनके साथ दिमागी खिलवाड़ हो रहा है, और काफ़ी डिप्रेस हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि भाई नेक्स्ट क्या करे। तो ऐसा सब भी वॉरफेयर एक्टिविटीज़ में भी अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं।
कहते हैं उसको कॉजिंग डिप्रेशन इन द एनिमी रैंक। हाउएवर कोई भी लड़ाई वगैरह में अभी तक तो सामने नहीं आया है कि भाई ऐसा अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया हो। हाउएवर केमिकल वेपन्स वगैरह सुना हुआ है, बट अल्ट्रासोनिक साउंड किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री के सोल्जर्स पे यूज किया हो ऐसा तो कहीं पर देखने में नहीं आया है। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक साउंड बाय एनिमल्स, उसके बाद में है व्हाट इज ए श्रिल इफेक्ट ऑफ ए साउंड। सो वंस अगेन ये भी फ्रीक्वेंसी से ही जुड़ा हुआ है। श्रिल इफेक्ट ये एक म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड है। श्रिल इफेक्ट का मतलब होता है पतला साउंड। जब मैं ऐसा कहता हूँ पतला साउंड तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी हाई फ्रीक्वेंसी, अब उसके लिए तो हर कोई अलग अलग कहता है, बट लेट्स से हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई 14,000 से ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे, हम इंसानों के टर्म्स में, राइट। और अगर वो साउंड 5,000 से छोटा है तो उसको हम लो फ्रीक्वेंसी साउंड कहेंगे हमारे रेफरेंस में। हम इंसान जो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे। जैसे कि कोयल की आवाज़ काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है, श्रिल इफेक्ट देती है। अगर कंट्री साइड में, गांव के साइड में रहते हो तो सुबह सुबह में कोयल की जो कूं होती है काफ़ी पतली, कानों को चीरती है, राइट। कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि कोयल की कूं सुन के उठना। तो काफ़ी पतली आवाज़ होती है। कुछ लेडीज़, कुछ वुमेन्स, कुछ गर्ल्स की भी आवाज़ काफ़ी पतली होती है कि अगर वो तुम्हारे कान के पास में आकर बोले तो काफ़ी चुभती है वो आवाज़ें। विसल की आवाज़, सीटी की आवाज़ काफ़ी पतली होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, थोड़ा पेनफुल इफेक्ट क्रिएट करती है ईयर्स पे, राइट। थाली को चम्मच से बजाना, सो वो भी एक श्रिल साउंड हो गया, राइट। फिर वो खंजरी बजाते हैं मंदिरों में भजन वगैरह के वक्त, श्रिल साउंड हो गया। श्रिल साउंड को ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, ये वाला है श्रिल साउंड, हाई पिच। हाई पिच यानी हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब वेव्स एक दूसरे के पास पास में होंगी। और ये है लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड यानी वेव्स काफी एक दूसरे से दूर दूर होगी। सो श्रिल इफेक्ट का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। एग्जांपल के लिए कोयल की आवाज, सीटी की आवाज, और थोड़ा पेनफुल इफेक्ट जनरली प्रोड्यूस करती है ईयर्स को। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जानना चाहो तो ऐसा कंपैरेटिव वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर सकते हो कि भाई ये श्रिल हो गई और ये बेस हो गया, बेस टाइप इफेक्ट हो गया। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि भाई साउंड जो 14,000 हर्ट्ज के ऊपर का होता है या नियर बाय होता है वो श्रिल इफेक्ट देगा। फिर आता है बेस इफेक्ट। तो श्रिल इफेक्ट का कन्वर्स है बेस इफेक्ट। श्रिल इफेक्ट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज, बेस इफेक्ट मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज, राइट। एलिफेंट की आवाज, लायन की आवाज काफी मोटी होती है, ऐसा ये बेस ड्रम है, ये म्यूजिक सिस्टम यूज होता है, कार में लगाते हैं, कुछ लोग घर में भी होता है। स्पेशली बेस का डब्बा होता है तो वो मजा आती है, कंट्रोल लेवल में रहे तो मजा आती है, बाकी फिर वो काफी सर दर्द भी देते हैं। इट कैन ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, और वो जो पतली आवाजें थी श्रिल इफेक्ट वाली वो दूर तक नहीं जा पाती। सो ये है बेस इफेक्ट, राइट। वेव्स के टर्म्स में भी इसको लिखना चाहो तो मैंने कहा कि बेस इफेक्ट वेव के टर्म्स में ऐसे दोनों वेव्स ड्रॉ करके तुम लेबल करके बता सकते हो कि भाई ये बेस इफेक्ट है। नंबर्स के टर्म्स में बता सकते हो कि भाई 5,000 से नीचे की फ्रीक्वेंसी बेस इफेक्ट है। जानवरों के टर्म्स में बता सकते हो कि भाई एलिफेंट, लायन, इनकी आवाज काफी बेस इफेक्ट होती है। लो फ्रीक्वेंसी की आवाजों को हम बेस इफेक्ट कह सकते हैं, काफी दूर तक जा सकती है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस साउंड। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सुपरसोनिक, ये भी एक वर्ड है जो साउंड से रिलेटेड है। और एयरक्राफ्ट, खास करके मिलिट्री जेट प्लेन से रिलेटेड तुमने ये सुना होगा सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक का मतलब होता है कि साउंड की स्पीड से ज्यादा। अगर कोई भी चीज साउंड की स्पीड जो कि 332 मीटर्स पर सेकेंड है, तो साउंड की स्पीड से ज्यादा पे जाता है या नियर बाय जाता है तो हम कहता है वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है। तो खास करके ये जो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट है वो सारे सुपरसोनिक स्पीड से जाते हैं, जो कि मैक 1। मैक 1 यानी मैक 1 का मतलब होता है एग्जैक्टली साउंड के
स्पीड पे, एग्जैक्टली साउंड की स्पीड पे। और जनरली जो पैसेंजर एरोप्लेन्स होते हैं वो साउंड से कम स्पीड पे जाते हैं। पैसेंजर प्लेन्स को देखे तो मीन्स लाइक मीटर्स पर सेकेंड में अगर मैं कहूँ तो ये अराउंड 250 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से उड़ते हैं। 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर के आसपास पर आवर की स्पीड रहती है पैसेंजर प्लेन्स की। मीटर पर सेकंड में 250 मीटर्स पर सेकंड के आसपास। बट ये जो मिलिट्री प्लेन्स होते हैं, राइट, सुपरसोनिक, तो ये सब मैक 1 यानी साउंड की स्पीड से, मैक 2 यानी साउंड से दुगनी स्पीड पे, मैक 3 यानी साउंड से 3 गुनी स्पीड पे। सो दैट इज व्हाट द सुपरसोनिक का मतलब होता है, साउंड की स्पीड से ज्यादा। और साउंड की स्पीड से ज्यादा तो उन स्पीड्स को हम मैक नंबर या मैक स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर कोई साउंड की स्पीड से जा रहा है तो हम कहते हैं मैक 1 की स्पीड है, साउंड की स्पीड से डबल से आ रहा है तो हम कहते हैं मैक 2 की स्पीड पे है, एंड सो ऑन। जब साउंड की स्पीड को क्रॉस करते हैं ना तो ऐसा सोनिक बूम दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, काफी बड़ी आवाज होती है, धड़ाके वाली। कोई भी मतलब ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड को क्रॉस करता है ना तो वेव्स का एक ऐसा अजब गजब का कॉम्प्रेशन बनता है। अगर कभी एयर शो देखने गए हो तो दिखेगा कि ऐसा कॉम्प्रेशन बनता है और एक काफी बड़ी धड़ाके वाली आवाज सुनाई देती है। फिर नेक्स्ट आता है ये टर्म्स, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है और डेसिबल्स का मतलब क्या होता है। तो हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, राइट। फ्रीक्वेंसी जो कि फिजिक्स का एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फ्रीक्वेंसी इज ऐसा, हर्ट्ज इज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेसिबल एक कॉमन यूनिट है जो कि साउंड लेवल को मेजर करने के लिए काम में आता है। 0 डेसिबल ये तो शायद यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, बाकी हमारे आसपास में जनरली 30-40 डेसिबल की आवाज होती है। जैसे इस रूम के अंदर सिर्फ एक पंखा चल रहा है तो कह सकते हैं कि भाई 40 डेसिबल के आसपास की आवाज है। बातें और वगैरह वगैरह आप देख सकते हो डेसिबल लेवल्स। फिर एट व्हाट स्पीड डज द साउंड ट्रैवल्स। सो साउंड ट्रैवल करता है 332 मीटर्स पर सेकेंड, 343 मीटर्स पर सेकेंड एट 20 डिग्री। तो वो जो हम कहते हैं कि भाई 333 है, 332 है कि 343 है, राइट। तो वो टेम्परेचर के हिसाब से साउंड की स्पीड बहुत ही गजब की चेंज होती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो साउंड की स्पीड में चेंजेस आते हैं। सो इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है मैंने लिखी हुई है कि भैया 20 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पीड ऑफ द साउंड इज 343 मीटर्स पर सेकेंड। याद रखना है तुम्हें ये। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसा सेड कि भाई साउंड की स्पीड डिपेंड करती है कुछ चीजों पे। उसमें सबसे पहली वाली चीज है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है तो साउंड की स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। तो अभी ये 20 डिग्री है। सो लेट से अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो साउंड की स्पीड कितनी होगी। सो 20 डिग्री के कंपैरिजन में 20 डिग्री का इंक्रीमेंट आया। अब 20 डिग्री का इंक्रीमेंट आया है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 0.6 यानी 12 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ गई। तो 12 मीटर पर सेकेंड इसमें जोड़ दो तो 343 प्लस 12 यानी 355 मीटर्स पर सेकेंड। सो जितना टेम्परेचर ज्यादा साउंड की स्पीड उतनी ज्यादा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो अगेन डेंसिटी बढ़ जाती है तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इसमें कुछ ऐसा मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं है, जस्ट ये एक प्रॉपर्टी है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो साउंड की स्पीड भी ज्यादा होगी। प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है साउंड की स्पीड पे। डायरेक्शन ऑफ विंड, ये लॉजिकल बात ही है कि हवा मेरी तरफ बह रही है और मैं इस तरफ बोलने की कोशिश करूंगा तो मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी या साउंड की स्पीड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। और अगर हवा भी इसी डायरेक्शन में बह रही है और मैं भी इसी डायरेक्शन में बोल रहा हूं तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। सो क्या कहेंगे हम कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड then the speed of the sound will decrease and vice versa। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।